प्यारे दोस्तों, बहुत अरसा पहले की बात है कि मुल्क शाम में एक अमीर तरीन सौदागर रहा करता था। दोस्तों, वो इतना अमीर था, जिस चीज को वो छूता था वो सोना बन जाती थी। जब वो फौत हो गया तो अपने पीछे बेशुमार दौलत छोड़ गया। दोस्तों, ये दौलत कितनी थी और कहां कहां रखी हुई थी उसका अंदाजा उसे भी नहीं था। ये सारी दौलत वो अपने इकलौते बेटे शहरयार के नाम कर गया था। दोस्तों, शहरयार बड़ा खूबसूरत और ज़हीन नौजवान था। वो दिल का भी बड़ा सखी था, लेकिन यही सिखावत उसकी बर्बादी का सबब बन गई। वो किसी को मायूस नहीं करना चाहता था। जो भी कोई जरूरतमंद उसके पास आता वो उसकी खूब खातर मिदारत करता, उन्हें खूब खाने खिलाता और ढेरों सारी रकम भी देता। दोस्तों, उसके इसी सलूक की वजह से उसके घर के दरवाजे सब लोगों के लिए खुले थे। उसके दस्तरखान पर एक एक वक्त में 100 मेहमान खाना खाया करते थे। दोस्तों, ऐसे खर्चे करने की वजह से कुछ सालों के अंदर ही सारी दौलत खत्म हो गई। शहरयार बेचारा बिल्कुल गरीब हो गया। उसे बाप की तरह कारोबार तो आता ही नहीं था और अब उसे वहाँ रहते हुए लोगों से भी शर्म आती थी। लोग कहते थे कि देखो कितना अमीर आदमी था और कैसे गरीब हो गया है। दोस्तों, लोगों की बातें उससे बर्दाश्त नहीं होती थी। एक दिन उसने अपने बाप वाला घर बेच दिया और उसमें से जो पैसे आए उसका एक घोड़ा खरीदा और रोम के साहिल की तरफ चलना शुरू हो गया। दोस्तों, वो दूर निकल गया था। वो कहाँ जा रहा था इसकी उसे भी कुछ खबर नहीं थी। सबसे पहले उसके रास्ते में एक घना जंगल आता था। जंगल इतना घना था कि दिन के वक्त भी वहाँ अंधेरा ही रहता था। शहरयार बेचारा उस जंगल में बड़ी एहतियात के साथ चल रहा था। उसने अपने हाथ में तलवार पकड़ी हुई थी। आंखें तेजी से इधर उधर का जायजा भी ले रही थीं। दोस्तों, थोड़ी देर के बाद वो जंगल के ऐन दरमियान में पहुंचा। उसे थोड़ी सी साफ सुथरी जगह नजर आई। यहाँ पहुंचकर शहरयार के पांव जैसे पत्थर के हो गए, क्योंकि सामने नजारा ही ऐसा खौफनाक था जिसे देखकर कोई बहादुर से बहादुर आदमी भी डर जाता है। दोस्तों, एक दरख्त की टहनी पर एक खूबसूरत लड़की उल्टी लटक रही थी। उसके पाँव में रस्सा बंधा हुआ था, शायद बेचारी मर गई थी। ये देखकर शहरयार घोड़े से उतरा और आहिस्ता से दरख्त के पास गया। जब उसने देखा कि लड़की बहुत ज्यादा खूबसूरत है और उसकी गर्दन जख्मी है, उसकी गर्दन से खून भी बह रहा था। लड़की के सर के नीचे एक बहुत बड़ा प्याला पड़ा था, जो शायद इसलिए रखा गया था कि खून उसमें गिरता रहे। दोस्तों, उस प्याले में 3 सुर्ख बूंदें भी पड़ी थीं। शहरयार ने नजदीक जाकर देखा तो ये खून की बूंदें नहीं थी, बल्कि 3 लाल मोती थे, जो अपनी सुर्खी और खूबसूरती की वजह से इंतहाई चमक रहे थे। शहरयार ने लड़की को छूकर मालूम करना चाहा, अगरचा ये जिंदा भी है या मर गई है, लेकिन किसी गैबी ताकत ने उसका हाथ फौरन ही रोक दिया। उसे यूं लग रहा था जैसे लड़की के गिर्द कोई तिलिस्मी दीवार है। फिर इसने झुककर प्याले में रखे हुए 3 मोतियों में से एक मोती को उठा लिया। उसने उसे चुपके से अपनी पगड़ी में छुपा लिया। उसने दिल में सोचा, ये मोती मैं अपने पास रखूंगा ताकि सबूत रहे मैंने ये ख्वाब नहीं देखा, बल्कि सचमुच जंगल में मेरे साथ ये ऐसा वाकया पेश आया था कि एक लड़की दरख्त के साथ उल्टी लटक रही थी और उसकी गर्दन से खून की बजाय ये लाल रंग के मोती निकल रहे थे। दोस्तों, फिर वो घोड़े पर सवार हुआ और अपना सफर जारी रखने लगा। चलता चलता वो एक करीबी शहर में पहुंच गया। ये किस मुल्क का शहर था या ये कौन सा मुल्क था, शहरयार बेचारे को कुछ पता नहीं था। उसने फैसला किया कि मैं शहर में रहकर अपनी किस्मत आजमाऊंगा, जरूर कोई छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लूंगा। दोस्तों, उसके पास जितना भी थोड़ा बहुत पैसे थे उसने उसकी तिजारत शुरू कर दी। एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया। उस मुल्क के बादशाह की एक ही बेटी थी। बेटी पढ़ी लिखी और ज़हीन औरत थी। खास तौर पर वो जादू के इल्म में महारत भी रखती थी। इसलिए एक दिन बादशाह ने बेटी से कहा, बेटी, हमारे मुल्क का वजीर अपने बेटे का रिश्ता तुम्हारे लिए लाया है। लड़का तो मुझे पसंद है, लेकिन मैंने फिर भी समझा कि तुम्हारी रजामंदी लेना जरूरी है। दोस्तों, शहजादी कहने लगी, अब्बा हजूर चाहे वजीर का बेटा हो या किसी गरीब का बेटा हो, मैं तो उससे शादी करूंगी।
जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। दोस्तों बाप कहने लगा, बेटी तुम्हारी क्या शर्तें हैं? तो बेटी कहती है, हजूर मेरे पास एक कीमती मोती है। ये इतना कीमती और खूबसूरत है कि इसकी मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। दोस्तों बादशाह ने सोचकर वो मोती ले लिया। तो बेटी कहने लगी, बाबा जान इस तरह के 3 मोती मुझे चाहिए। दोस्तों बादशाह किसी न किसी तरह से एक मोती लेकर बेटी के पास गया और वो लाल मोती बेटी को देकर कहने लगा, ये लो बेटी। तो बेटी आगे से कहती है, अब्बा हजूर मेरी शर्त 3 की थी, आप तो सिर्फ एक मोती लेकर आए हैं। दोस्तों बाप ने बेटी को बहुत समझाया कि तुम ये मोती लेकर राजी हो जाओ, लेकिन वो बिल्कुल भी राजी नहीं हुई। अगले रोज बादशाह ने शहरयार को अपने दरबार में बुलाया और कहने लगा, मुझे ऐसे ही 2 लाल मोती और चाहिए। ये काम तुम्हारे सिवा और कोई नहीं कर सकता। मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम भी दूंगा, लेकिन याद रखो अगर तुम मेरी शर्त को पूरा नहीं कर सके तो तुम्हारी गर्दन कलम कर दी जाएगी। दोस्तों शहरयार बहुत ही नेक और अच्छा लड़का था। उसने बादशाह हजूर से कहा, हजूर मुझे थोड़ी सी मोहलत दें, मैं आपकी ये शर्त जरूर पूरी करूंगा। दोस्तों शहरयार ने अपनी दुकान को ताला लगाया, घोड़े पर सवार हुआ और दोबारा उसी जंगल में पहुंच गया जहां से गुजरकर वो शहर में आया था। लड़की अब भी पहले ही की तरह उस दरख्त से उल्टी लटक रही थी। वो लड़की के करीब गया, एकदम बिजली चमकी, फिर जोर का धमाका हुआ। पलक झपकते ही उसके सामने एक नहायत गंदा और बदशक्ल आदमी खड़ा था, जिसने सर से पांव तक स्याह कपड़े पहन रखे थे। दोस्तों खुशकिस्मती की बात तो ये थी उसकी नजर शहरयार पर नहीं पड़ी और शहरयार जल्दी से एक दरख्त के पीछे छुप गया। ये काला करोटा आदमी एक जादूगर था। उसने लड़की को दरख्त से उतार कर लड़की को जमीन पर लटा दिया, फिर उसकी गर्दन के जख्म पर मंत्र फूंक कर हाथ हिलाने लगा। जैसे ही उसने ऐसा किया लड़की तो होश में आ गई और वो उठकर बैठ गई। अब उसके जर्द चेहरे पर एक सुर्खी आ गई थी। शहरयार ने देखा कि वो लड़की पहले से भी ज्यादा बड़ी हंसी नजर आ रही थी। जादूगर ने छड़ी निकाली और लड़की को मारने लगा, बोलो मुझसे शादी करोगी या नहीं करोगी? तो लड़की आगे से कहती है, मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी, तुम भले मेरी गर्दन के 12,000 टुकड़े भी कर दो, मैं तब भी तुमसे शादी नहीं करूंगी। दोस्तों ये सुनकर जादूगर ने गुस्से से छड़ी घुमाई और लड़की के सर पर दे मारी और दोबारा पूछा, मानोगी या नहीं? दोस्तों लड़की फिर नहीं मानी। अब जादूगर तीसरी मर्तबा छड़ी मारने ही वाला था कि शहरयार दरख्त की ओट से बाहर निकला और उसने तलवार के एक ही वार से जादूगर का सर उड़ा दिया। लड़की ये सारा मंजर देखकर हैरान रह गई कि उस पर जुल्म करने वाले इस जादूगर का किस कदर भयानक अंजाम हुआ है। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आ रहा था। फिर वो आगे बढ़कर शहरयार के कदमों में गिर गई और रो रो कर कहने लगी, आपने मुझे जालिम से बचाया है, मैं उम्र भर आपकी गुलाम बन के रहूंगी। दोस्तों शहरयार के पूछने पर उस लड़की ने अपनी सारी कहानी सुना दी और कहने लगी, मेरा नाम रूबी है, मैं समंदर के बादशाह की इकलौती बेटी हूँ। 1 साल पहले मैं अपने बाग में बैठी थी कि समंदर में जोर का तूफान आ गया और हवा का तेज झोंका मुझे उठाकर इस जंगल में फेंक गया जहाँ ये जादूगर बैठा था। मुझे देखते ही रौब से ये कहने लगा, जिंदा रहना चाहती हो तो मुझसे शादी कर लो, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। इसने मुझे खूब पीटा, मेरे पाँव में रस्सा बांधकर मुझे दरख्त से उल्टा लटका दिया, फिर मेरी गर्दन खंजर से जख्मी करके सर के नीचे प्याला रख दिया ताकि खून का जो भी कतरा गिरेगा उसमें जमा होता जाएगा। मेरे खून का एक एक कतरा लाल मोती बन जाता है। इसके बाद वो हर रात मेरे पास आता है और मुझे दरख्त से उतार कर जिंदा करता है और छड़ी से खूब मारता है। लेकिन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब मैं आजाद हो गई हूँ, अब मैं इसकी कैदी नहीं रही। दोस्तों लड़की ने अपनी सारी कहानी सुना दी तो शहरयार कहने लगा, हम सब अल्लाह के बंदे हैं, कोई किसी का गुलाम नहीं है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो लड़की ने शर्म के मारे सर झुका लिया और कहने लगी, जब तक मेरे पास दुल्हन वाला जोड़ा नहीं होगा मेरी शादी नहीं हो सकती, और डोली उठाने के लिए कमार भी तो चाहिए।
اس لیے آپ مجھے سمندر کے ساحل تک لے جائیں۔ شہریار نے لڑکی کو گھوڑے پر بٹھایا اور سمندر کی طرف چل دیا۔ دوستو رات ختم ہونے والی تھی اور سورج کی ہلکی ہلکی روشنی بھی پھیل رہی تھی۔ یہیں رک جائیے، لڑکی نے گھوڑے سے اترتے ہی کہا، میں زیادہ دیر نہیں لگاؤں گی، آپ میرا انتظار کیجئے، میں جلد ہی واپس ہو جاؤں گی۔ دوستو یہ کہہ کر لڑکی سمندر میں کود گئی اور منٹوں میں نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ شہریار نے چند گھنٹے وہیں پہ انتظار کیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے ایک ایک منٹ برسوں سے زیادہ بھاری پڑ رہا ہو۔ وہ پانی کو مسلسل گورے جا رہا تھا۔ اس کی اب تو آنکھیں بھی دکھنے لگی تھی۔ سمندر کی ہر لہر اسے لڑکی کے واپس آنے کی امید دلا رہی تھی، مگر نیلے پانی میں سورج کی چمک کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ آخر کار بہت دیر تک سطح سمندر پر اسے ایک دبا سا دکھائی دیا۔ ہولے ہولے یہ دبا بڑھنے لگا، پھر جیسے اسے لگا ایک چھوٹا سا جلوس سمندر میں سے نکل کر اس کی طرف آ رہا ہے۔ جب یہ جلوس ساحل پر اترا تو شہریار نے دیکھا کہ روبی لال رنگ کا جوڑا پہنے ڈولی میں بیٹھی ہے اور ڈولی کو 8 کماروں نے اٹھا رکھا ہے، اور اتنے ہی آدمی تلواریں ہاتھ میں لیے ساتھ چل رہے تھے، اور بارات کے آگے ایک لمبا تڑنگا مرد سر پر تاج رکھے، کمر میں تلوار لٹکائے، کالے گھوڑے پر سوار تھا۔ اس آدمی نے شہریار کے پاس آ کر کہا، شہزادے سمندر کے بادشاہ نے آپ کو سلام کہا ہے۔ آپ نے اپنی بہادری سے وہ کام کر دکھایا ہے جو آج تک بڑے بڑے بہادر نہیں کر سکے۔ آپ نے ظالم جادوگر سے ہماری شہزادی کو چھڑایا ہے۔ بادشاہ نے انعام کے طور پر شہزادی کی شادی آپ کے ساتھ کرانے کا اعلان کر دیا ہے۔ خدا آپ کو شاد رکھے۔ دوستو اتنا کہہ کر وہ آدمی غائب ہو گیا اور سمندر کی لہروں میں اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ شہریار روبی کو ڈولی میں ساتھ لے کر سیدھا اپنے گھر پہنچا۔ دونوں کی بڑے دھوم دھام سے شادی ہوئی۔ میاں بیوی بڑے خوش تھے، لیکن ادھر بادشاہ اپنے لال موتیوں کا انتظار کر رہا تھا۔ جب اس نے سنا کہ شہریار شہر میں واپس آ گیا ہے اور اس نے شادی بھی رچا لی ہے، اسے بڑا غصہ آیا۔ اس نے فوراً شہریار کو دربار میں طلب کیا اور پوچھنے لگا، باقی کے 2 موتی کہاں ہے؟ شہریار کہنے لگا، بادشاہ سلامت، اب تو میری شادی ہو گئی ہے۔ اس جھنجٹ میں ایسا پھنسا تھا کہ میں تو موتی لانا ہی بھول گیا۔ برائے مہربانی مجھے 1 مہینے کی مہلت دے دیجیے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر اندر موتی آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا۔ دوستو بادشاہ نے کہا، اگر 1 ماہ کے بعد یا تو تم موتی لے کر آؤ گے، نہیں تو ہم تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ دوستو شہریار بیچارہ حیران و پریشان اپنے گھر آ گیا اور وہ سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ روبی بھی اس کے پاس آ گئی اور کہنے لگی، میرے سرتاج کیا بات ہے، آپ اتنے خیالوں میں کیوں گم ہیں؟ تو شہریار کہنے لگا، اگر 1 مہینے کے اندر اندر میں نے 2 لال موتی بادشاہ کو لا کر نہیں دیے تو میرا سر تن سے جدا کر دے گا۔ تو بیوی کہنے لگی، لو اس سے آسان کام تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، آپ خواہ پریشان ہو رہے ہیں۔ روبی نے ہنس کر کہا، آپ جب حکم کریں موتی حاضر کر دیے جائیں گے۔ دوستو یہ کہہ کر روبی دوڑ کر چاقو لائی۔ اس نے چاقو کی نوک اپنے بازو میں چبو دی اور زخم سے خون کے 2 بڑے بڑے قطرے ٹپکنے لگے اور زمین پر گرتے ہی وہ لال موتی بن گئے۔ شہریار نے موتی اٹھائے اور روبی کا شکریہ ادا کیا، سیدھا بادشاہ کے پاس پہنچا۔ بادشاہ نے شہریار کے ہاتھ میں لال دیکھے تو خوش ہو کر کہنے لگا، تمہیں کیا انعام دوں؟ شہریار بولا، کچھ نہیں حضور، یہ شہزادی صاحبہ کے لیے میری طرف سے تحفہ ہیں۔ دوستو بادشاہ نے بیٹی کو لال دے کر کہا، اب تو بتاؤ وزیر کے بیٹے سے شادی کرو گی نا؟ شہزادی کہنے لگی، ابا حضور یہ تو میری پہلی شرط تھی، دوسری شرط یہ ہے جو آدمی میرے ہار کے لیے 2 دیار رنگ کے بڑے بڑے موتی لائے گا میں تو اس سے ہی شادی کروں گی۔ میری بچی ایسے موتی ملک بھر میں نہیں ملتے، یہ چیزیں ناممکن ہیں۔ یہ موتی کہاں سے آئیں گے؟ ہمارے ملک میں تو یہ موتی کہیں بھی پایا نہیں جاتا، لیکن جو آدمی 3 موتی لے کر آیا ہے وہی میرے لیے یہ موتی بھی لا سکتا ہے۔ شہزادی نے آگے سے جواب دیا۔ اگلے روز بادشاہ نے پھر شہریار کو دربار میں بلایا اور اس سے کہا، یا تو مجھے دیار رنگ کے سچے موتی لا کر دو جس سے میری بیٹی موتیوں کا ہار بنا سکے، تو میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، ورنہ تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ دوستو بیچارہ شہریار حیران و پریشان دوبارہ اپنے گھر آیا
और अपनी बीवी रूबी को सारी कहानी सुना डाली और कहने लगा, मोती इतने होने चाहिए कि शहजादी का हार बन सके। रूबी बोली, ठीक है, बादशाह को मोती भी मिल जाएंगे। ये कहकर उसने जल्दी जल्दी एक चिट्ठी लिखी। फिर उसे बंद करके उसने अपनी अंगूठी के साथ रगड़ा और इसे शहरयार के हवाले कर दिया। समंदर के साहल पर उस जगह पर चले जाइए जहाँ से मैं निकली थी। वहाँ खड़े होकर 3 बार पुकारना, ऐ समंदर के बादशाह, ऐ समंदर के बादशाह, ऐ समंदर के बादशाह। तुम 3 बार कहोगे तो एक एलची आएगा, तुम ये चिट्ठी उसे दे देना। और सुनो, डरना हरगिज नहीं, खा वो एलची कितना ही खतरनाक क्यों न हो, वो चिट्ठी लेकर चला जाएगा। तुम वही इंतजार करते रहना, 1-2 दिन लगेंगे, फिर वो मोती लेकर वापस आएगा। दोस्तों, शहरयार ने चिट्ठी ली, घोड़े पर सवार होकर सीधा साहिल समंदर पर पहुंच गया। फिर उसने 3 बार समंदर के बादशाह को पुकारा। पानी की सतह पर एक बहुत बड़ा काले रंग का आदमी नमूदार हुआ। शहरयार ने चिट्ठी उसकी तरफ बढ़ा दी। वो चिट्ठी लेकर गायब हो गया। शहरयार 3 दिन और 3 रातें समंदर के किनारे वहीं बैठा रहा। चौथे रोज सुबह को समंदर के ऊपर एक जुलूस नमूदार हुआ। कम्हारों ने एक डोली उठाई हुई थी। उस डोली में एक खूबसूरत लड़की बैठी थी जो रूबी जैसी सुर्खो सफेद तो नहीं थी बल्कि मोतियों जैसी दूधिया थी। बारात के आगे आगे वही घुड़सवार था जो रूबी के साथ भी आया था। उसने शहरयार को सलाम करके कहा, शहजादे, समंदर के बादशाह ने आपको सलाम भेजा है। डोली में मोती है। समंदर के बादशाह के वजीर की बेटी, उसने ये भी तुम्हें बख्श दी है। दोस्तों, उसने कहा और तमाम घोड़ों समेत पानी में छलांग लगा के गायब हो गया। दोस्तों, शहरयार उस लड़की को डोली में बिठाकर घर ले आया। रूबी ने दोनों का शानदार इस्तकबाल किया। शहरयार ने उससे भी शादी कर ली। इस तरह 7 दिन और 7 रातें दावतें होती रहीं। सब खुश थे। 3 हफ्ते इसी तरह गुजर गए। एक दिन शहरयार ने रूबी से कहा, बेगम, कल मुझे बादशाह की खिदमत में मोती पेश करने हैं, बोलो मैं क्या करूं। रूबी ने उसी वक्त मोती को कमरे में बुलाया और बुरा भला कहने लगी। मोती और शहरयार बड़े हैरान थे कि रूबी बिलावजह क्यों लड़ रही है। अचानक रूबी ने उल्टे हाथ का एक थप्पड़ उस दूसरी बीवी यानी मोती के गाल पर दे मारा तो थप्पड़ लगते ही उसके बड़े बड़े आंसू निकलने लगे। दोस्तों, जमीन पर गिरते ही वो आंसू मोती बन गए। शहरयार ने मोती उठाकर बादशाह की खिदमत में पेश कर दिए, लेकिन अब बादशाह की बेटी ने तीसरी शर्त सामने रख दी। शहजादी ने कहा, अब्बा जान, मेरी 2 शर्तें पूरी हो गई हैं। तीसरी शर्त ये है, मेरे लिए कस्तूरी मुशक से भरी हुई एक डबिया लाई जाए। बेटी, ये तुम्हारी आखिरी फरमाइश है? बादशाह ने पूछा। जी अब्बा जान, ये मेरी आखिरी फरमाइश है। दोस्तों, बादशाह ने एक बार फिर से शहरयार को बुलाया और कहने लगा, अभी भी एक चीज बाकी है, वो है कस्तूरी भरी डबिया। 1 माह के अंदर पेश करो, वरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। दोस्तों, बेचारा शहरयार दोबारा परेशान अपने घर पहुंचा और सारा किस्सा अपनी पहली बेगम रूबी को सुनाया और कहने लगा, बेगम, अब के बादशाह ने कस्तूरी की फरमाइश की है। मैं तुम्हारी मदद के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता। अब तुम मुझे ये बताओ कि कस्तूरी कहाँ से मिलेगी? मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि कस्तूरी होती क्या है। दोस्तों, रूबी ने जवाब दिया और फिर वो खत लिखने बैठ गई। जब खत लिख चुकी तो उसने अंगूठी की मोहर से उसे बंद किया। शहरयार के हवाले करके कहने लगी, दोबारा उसी जगह जाओ, वहां पहुंचकर समंदर के बादशाह को आवाज देना और ये खत एलची के हवाले कर देना। दोस्तों, शहरयार ने ऐसा ही किया। एलची खत लेकर वापस चला गया और 3 दिन के बाद दोबारा से समंदर की सतह पर एक जुलूस नमूदार हुआ। उसमें से एक हसीन लड़की बैठी थी। उसके बाल सुनहरी रंग के थे, चेहरे की रंगत दमक रही थी। मर्द जुलूस के आगे घोड़े पर सवार था। उसने कहा, शहजादे, बादशाह ने आपको सलाम भेजा है। बादशाह के सिपा सलार की बेटी है, ये आपकी तीसरी बीवी होगी। दोस्तों, शहरयार उस लड़की को लेकर अपने घर आ गया। इस तरह बड़े धूमधाम के साथ शहरयार ने तीसरी शादी उस सिपा सलार की बेटी से कर ली। आखिर एक दिन शहरयार ने रूबी से कहा, कस्तूरी बेगम की खुशबू से हमारा सारा घर महका रहता है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता इस खुशबू से डबिया को कैसे भरा जाए। दोस्तों, रूबी कहने लगी, ये काम आप मुझ पर छोड़ दें। दोस्तों, एक दिन जब कस्तूरी बेगम बैठी हुई थी तो उस वक्त बड़ी गर्मी थी। गर्मी की वजह से
उसे बड़ा पसीना आ रहा था। तो रूबी बेगम ने कस्तूरी बेगम का पसीना उस डब्बी में भर लिया और शहरयार को दे दिया। शहरयार वो डब्बी लेकर बादशाह के पास पहुंच गया। बादशाह ने वो कस्तूरी की डब्बी अपनी शहजादी को दे दी। शहजादी की जब ये तीनों शर्तें पूरी हुई तो शहजादी बड़ी खुश हुई और उसने वजीर के बेटे के साथ शादी करने पर रजामंदी जाहिर कर दी। दोस्तों, इस तरह बादशाह ने वजीर के बेटे के साथ शहजादी की धूमधाम से शादी कर दी और सब हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।